जय हिंद बच्चों, कक्षा 9 गणित पाठ 6 रेखाएं एवं कोण। आज ये वीडियो है परिचय। तो पहले ही आप बिंदु से परिचित हैं। बिंदु मैंने पिछले पाठ में 5 में पढ़ाया है आपको यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय कि बिंदु क्या होता है। ये क्या होता है जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार और इसे अच्छे से समझ लो। पेन व पेंसिल की नोक से कागज पर दबाने से जो निशान प्राप्त होता है उसे बिंदु कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो ये ऐसे कुछ निशान बन जाता है, उसे बिंदु कहते हैं। और बिंदु की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल शून्य होता है। ठीक है, न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, न क्षेत्रफल उसका कुछ बनता है, वो शून्य होता है। इसे बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे जब हम आगे कहीं पढ़ेंगे तो ऐसे रखा होगा इसे, और हम ऐसा करते ही आ रहे हैं। इसको बोल देते हैं ए, ये बिंदु है ए। तो इस तरीके से इसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं रेखा। तो रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? बिंदुओं को एक साथ रखते चले जाओ, रेखा बन जाती है। भाई ये एक बिंदु था, इसी के साथ बिल्कुल सटा के एक 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 रखते चले जाओ, ये क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। एक तरीके से कह सकते हो बिंदुओं को एक दिशा में रखने पर जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। परिभाषित आप ये भी कर सकते हो, बढ़िया है। रेखा या सरल रेखा दोनों एक ही बात है। रेखा या सरल रेखा गणित में शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला एक वक्र होता है। अब ये वक्र शब्द आपको पहली बार मिला है, इसको अच्छे समझो। क्या होता है ये कहता है बिंदुओं को एक दिशा में रखने पर किसी एक निश्चित नियम से रखा जाए, उसे बोलते हैं वक्र। बिंदुओं को एक दिशा में रखा जाए और उस पर कुछ निश्चित नियम लगा के रखा जाए, तब उसे वक्र बोला जाता है। अरे भैया, क्या ये कौन सा निश्चित दिशा में, कहाँ पे बता रहे हो? क्या नियम लगाओगे बिंदु को रखने में? ऐसे क्या नियम लगेगा? देखो भाई, मान लो एक बिंदु यहाँ पे रखा है, ठीक है, और एक इससे एक निश्चित दूरी ले ली, ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर। अब इससे बिंदु रखो आप सिर्फ 5 और 5 सेंटीमीटर पे, और जब ऐसे 5 सेंटीमीटर पे रखोगे तो यहाँ पे नियम क्या लगाया है कि इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो ये वाली रेखा, ये भी रेखा ही कहलाती है। समझ रहे हो ना? तो वक्र ये चीज है। क्लियर बात? रेखा व सरल रेखा गणित की शून्य चौड़ाई व अनंत लंबाई वाला एक वक्र होता है। एक सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की लघुत्तम दूरी प्रदर्शित करता है। ठीक है, सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा क्या करती है? दो बिंदुओं की दूरी की लघुत्तम, कम से कम दूरी बताती है। मान लो एक बिंदु ये रखा गया है, एक बिंदु ये रखा गया है। अब यहां से इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। आप जा सकते हो ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहां तक। तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा बड़ी दूरी हो गई। तो सरल रेखा क्या होगी? बिल्कुल सीधा यहां से यहां जाएगी। लघुत्तम, कम से कम दूरी, वो होती है आपकी सरल रेखा। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो वो तो मैंने बता ही दिया कि रेखा क्या होती है। वैसे एक्चुअल में एक एक बिंदु ऐसे रखते चले जाओ तो एक रेखा बन जाता है। तो ये क्या होता है? अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा पर। दो बिंदुओं से गुजरती हुई एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस बात को याद रखना। जैसे एक बिंदु दिया गया है, आपसे बोले कि आप इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो, तो इससे तो आप बहुत सारी खींच सकते हो। ये कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो। पर बोला जाए दो बिंदुएं दिए गए हैं, उससे आप कितनी रेखा खींच सकते हो? एक ये रहा, एक ये रहा। तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दोनों बिंदुओं से होके जाएगी। सरल रेखा को दाएं या बाएं अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सरल रेखा को क्या होता है? ये आपकी सरल रेखा, ये इसको ऐसे सिंबल से बनाते हैं। तो इसको दोनों तरफ आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, इधर भी और इधर भी अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जैसे LMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ए बी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ए बी लगा के ये एरो लगा दें, ये तो बताया गया वैसे स्टैंडर्ड, पर हम जो इसमें प्रश्नावली में पढ़ेंगे वहां पे सिर्फ ए बी लिखा जाएगा। तो जैसे ये, तो ये भी एक रेखा है, सरल रेखा है जिसमें एल से प्रदर्शित किया, तो ये भी रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। ए बी ऐसे लिखा है और उसके ऊपर ए बी ये सिंबल लगा देंगे, ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे भी किया जाता है। ये ए बी है, ए बी सिर्फ लिख दिया, मतलब एक रेखा है। इसके बाद बात करते हैं रेखा खंड की। रेखा खंड क्या होता है? इसी रेखा का एक टुकड़ा, मतलब यहीं से आप जैसे यहां से यहां तक का एक उठा के टुकड़ा इसे रख लिया, ये निश्चित,
तो रेखाखंड क्या होगा, इसकी निश्चित दूरी होगी, ये अनंत रूप से अब आप नहीं बढ़ा सकते, जितनी थी यहां से भाई आपने जितना बड़ा टुकड़ा तोड़ के यहाँ पे रखा है उतना ही रहेगा, अब ये इसे आप नहीं बढ़ा सकते, ये सरल रेखा नहीं है कि आप जितना चाहो बढ़ा लो। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, ठीक है, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, और सरल रेखा क्या होते हैं, नहीं होते हैं, दोनों तरफ आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, तो जैसे यहाँ पे एक अंत बिंदु है और इसको अब इधर तो ये बढ़ेगी पर इधर नहीं बढ़ेगी क्योंकि इधर अंत बिंदु लगा हुआ है, और इधर ये अभी बढ़ाते ही जा सकते हो जितना मन करे उतना, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे एरो का सिंबल बना देते हैं, ठीक है, क्लियर बात। बट यहाँ पे हम जब अभी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे ये सिंबल विंबल नहीं बनाया जाता क्योंकि बुक में नहीं बनाया गया है, बट ये होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप जान लो ये बना हुआ है, तब भी ये किरण का सिंबल है, ये सरल रेखा का सिंबल है, नहीं लगा फिर भी ये सरल रेखा का है, और नहीं लगेगा इसमें तब भी ये किरण ही होगी, आप इसकी आकृति देख के समझ पाएंगे। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, इस पे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, क्या होती हैं संरेख बिंदुएं। तो संरेख बिंदु क्या होता है, जैसे ये रखा गया एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, और अगर आप इसको एक लाइन के ऊपर आए तीनों, तो ये क्या कहलाएंगे, बिंदुएं संरेख बिंदुएं कहलाएंगी। तीन हो या तीन से ज्यादा बिंदुएं हैं और एक लाइन के ऊपर ही आए, एक रेखा के ऊपर आए, तो उन्हें संरेख कहते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। और असंरेख क्या होगा, भाई इसी के ऐसे एक बिंदु है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, तो आप कहीं से भी आप इसको किसी एक रेखा पे नहीं ला सकते, यहां से अगर इन दोनों को लागो तो ये नहीं आएगी, इन दोनों को लागोगे तो ये नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, असंरेख होगा, जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ही आसानी से आप समझ ही सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कोण। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, दो किरण को, एक किरण ये मान लो है और दूसरी किरण ये है, ठीक है, तो दो किरण जब एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं तो कोण बनाती हैं, एक किरण इधर निकली और एक इधर यही अंत बिंदु से इधर निकली, तो ये क्या बन गया, कोण बन जाता है, मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है, वास्तव में यही होता है, एक किरण ये थी, एक किरण ये थी, इन दोनों के बीच में झुकाव कितना है, वही कोण कहलाता है थीटा, और इससे इसको आप इस तरीके से नापते हैं, आप आगे और पढ़ोगे इसके नापने में प्लस माइनस में भी होते हैं, तो अभी इतना समझो बस, दो बिंदुओं के बीच के झुकाव को जो होता है वही आपका कोण होता है। अब यहाँ पे परिभाषा पढ़ लो, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हुई तो एक कोण बनाती हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो जो कोण को बनाती हैं, जैसे यहाँ पे एक बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसको O मान लिया, इसको A, इसको B, तो दो किरणें जो होंगी ये तो दोनों भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, भुजा, और यहां पे आपका कोण बनता है, इसको थीटा से बना दिया, ठीक है, बनने वाली दोनों भुजाएं भुजा कहलाती। उभयनिष्ठ अंत बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं, ये है उभयनिष्ठ, जो दोनों में है अंत बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक। और इसको लिखते कैसे हैं, कोण को लिखते कैसे हैं, तो यहां पे आप अच्छे समझ लेना, इस कोण को लिखना है तो एक तो आप थीटा लिख सकते हो जब ये अकेले कोण है तब, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अकेले ही है, अभी मान लो एक भुजा इसके साथ ऐसे लगी होती तो इसी के साथ एक कोण और होता, तब आप थीटा लिखते, तो कौन से वाले कोण के लिख रहे, इस वाले को, इसलिए वाले कोण को, इसमें दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैथमेटिक्स में इनका यूज करते हैं अल्फाबेट का, तो इसे आप लिख सकते हो कोण AOB, ये है O, शीर्ष पे O है, तो जिस पे कोण होगा उसको आपको बीच में लिखना है अल्फाबेट को, तो O यहाँ पे शीर्ष है, ये इसको आपको बीच में लिखना है, आप इसी को लिख सकते हो BOA भी लिख सकते हो, ठीक है, BOA भी लिख सकते हो, दोनों इसी कोण को प्रदर्शित करेंगे। अब पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। तो कोणों के कुछ प्रकार दिए गए हैं। मान लो कोण क्या है, कोण को नापा जाता है डिग्री में, ठीक है, इसको आप आगे अच्छे समझोगे, अभी इतना समझो, हाँ इसी में नापा जाता है, तो इसको डिग्री में नापा जाता है। तो ये झुकाव, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव अगर 0 डिग्री से लेके 90 अंश तक, 0 अंश से लेके 90 अंश के बीच में होता है, तब इसको बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यून कोण। 0 से लेके 90 से कम
मान लो 88 है, 79 है, 89 है, तब भी आपका न्यून कोण ही कहलाएगा। क्लियर बात? अच्छा, ये थीटा यहाँ पे लिखा गया है कि 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है, इसके बीच में हो सकता है। उसके बाद समकोण। समकोण क्या होता है? अगर ये दोनों कोणों के बीच में झुकाव क्या हो, 90 अंशों से बोलते हैं समकोण। ठीक है। अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ये होता है 90 अंश से बड़ा हो, दोनों किरणों के बीच में झुकाव कितना हो, 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो, तब उसे बोलते हैं अधिक कोण। ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? ये बिल्कुल 180 अंश, ये एक रेखा ही बन जाती है, एक रैखिक रेखा बन जाती है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऋजु कोण, 180 को। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 के बीच के जितने भी कोण होते हैं आपके प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। आसान्य कोण क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक आपका शीर्ष होगा, शीर्ष से ऐसे 3 कुल किरणें निकलेंगी। ठीक है, तो इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण यहां पे बनेगा और इन दोनों किरणों के बीच में भी एक कोण यहां पे बनेगा। ये दोनों क्या कहलाता है? आसान्य कोण कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। कब क्या होना चाहिए? इस कोण और इस कोण की एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, जहां पे आपको दिख रही है OD, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है मतलब। और इस भुजा के विपरीत दोनों भुजाएं होनी चाहिए, तो आपको विपरीत भी दिख रही है। इस भुजा की एक साइड इधर है, एक साइड इधर है भुजा, तो इसको कहते हैं आसन्न कोण। दो कोण आसन्न कोण है यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो, तब इसे आसन्न कोण कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? अगर यही कोण, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योग हो जाए 90 अंश, तो इसी आसन्न कोण को ही पूरक कोण कहते हैं। क्लियर बात? अगर इसका योग हो जाए 90 अंश दोनों का, तो उसे कहते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये यहाँ पे जैसे बताया है, तो यहाँ पे भी ऐसे बनाया, यहाँ पे एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पे इस वाले कोण को मैं लिखता हूं कोण AOB प्लस कोण COB लिखूं या BOC लिखूं, बराबर होना चाहिए 90, तब उसे कहते हैं पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहीं पे क्या होना चाहिए? ऐसे दो कोण हों, दोनों आसन्न हों और उन दोनों का योग क्या हो जाए? 180 अंश हो जाए, तो उसको बोलते हैं आसन्न पूरक, समपूरक कोण। तो यहाँ पे ये बनाया गया है, देखो ये इसका शीर्ष है जो कि उभयनिष्ठ है, एक ये रेखा है जो कि इस रेखा, इस कोण की, इस वाले कोण और इस वाले कोण का उभयनिष्ठ भुजा है, और इस भुजा के विपरीत दोनों भुजाएं हैं, यानी कि आसन्न कोण है ये। बट इन दोनों का योग क्या है? 180 है, तो इसको संपूरक कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कोण BOA प्लस कोण AOC बराबर 180, और इसी संपूरक कोण को ही कहते हैं रैखिक कोण युग्म, क्योंकि एक ही रेखा के ऊपर है और दो कोण है, तो पेयर है, दो पेयर बोलते हैं ना दो को, तो इसे बोलते हैं रैखिक कोण युग्म भी बोलते हैं। तो इसे यहीं पे नोट कर लेना, रैखिक कोण युग्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रैखिक कोण युग्म क्या होते हैं? दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, उसको रैखिक कोण युग्म बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं? तो अगर कोई दो भुजाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो जहां पे ये काटती हैं, ठीक है, यहाँ पे ये काट रही हैं, तो यहाँ से ये वाला कोण और इसके ये वाला कोण क्या कहलाता है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कहलाता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होता है। तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होगा। तो यहाँ पे लिखा गया AOD, यानी कि ये वाला कोण
और सी ओ बी यानी कि ये वाला कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये दोनों कोण बराबर भी होते हैं, इसके ऊपर थ्योरम है, प्रमेय है, सिद्ध करके भी दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एओटी बराबर होता है सीओबी के। ये अगर शीर्षाभिमुख है मतलब दोनों कोण बराबर भी होते हैं। और इसी तरीके से सीओए और बीओडी यानी कि ये वाला कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी बराबर होते हैं। तो समझ गए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाई थी वहां पे। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो ये तो आपको पता ही है, पहले से ही जानते ही हो। दो रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जैसे CD और AB रेखाएं और O पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, दो समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा सुना है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें, और ये ऐसी रेखा को ही समांतर रेखा बोला जाता है। जैसे रेल की पटरी है, दोनों क्या होती हैं, बराबर दूरी पे ही रहती हैं, कभी कम ज्यादा नहीं होती है, और न कहीं दोनों मिलती हैं, तो वो क्या होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। मतलब इनके बीच में दूरी जो होती है हर जगह एक समान होती हैं। इनको कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, और इसी को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। आप अपग्रहित शब्द से पहले पांचवें पाठ से ही परिचित हो चुके हो। अपग्रहित क्या होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, और इनको यूज किया जाता है किसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर, यानी कि बीजगणित के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम वही यूज कर रहे हैं। तो अपग्रहित 6.1 दिया गया है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है। ये है एक रेखा, इसके ऊपर एक रेखा खड़ी है ये, तो इसके जरिए जो बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या होगा, 180 होता है। बस यही कह रहा है। जब दो कोणों का योग 180 हो तो उस कोणों को रैखिक कोण युग्म भी कहते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ये हो गया एक रैखिक युग्म बन गया, मतलब एक सीधी रेखा बन जाती है। युग्म मतलब दो पेयर होता है। ठीक है, क्लियर बात। तो अपग्रहित 6.2 दिया गया है बुक में। यदि दो आसन्न कोण का योग 180 है तो उनकी विपरीत भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। अगर इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 है तो इनकी विपरीत भुजाएं, ठीक है, यानी कि ये देखो इस वाली भुजा के विपरीत कौन सी है, ये भुजा, ये क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। तो हाँ, एक रेखा बन रहा है। ठीक है, ये अपग्रहित 6.2 है। तो ये सही बातें हैं, बस आप पढ़ लो, इनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। तो यहाँ पे अपग्रहित के रूप में इसीलिए दिया गया, इसीलिए मैंने पांचवा पाठ आपको बताया अच्छे से। इसके बाद प्रमेय आ गई। प्रमेय क्या होती थी, जिसको सिद्ध करना पड़ता है, किसके जरिए, ट्रू स्टेटमेंट, कुछ सच्ची घटनाओं के जरिए उदाहरण देके हम बता देते हैं हाँ वो ऐसा हुआ था इसलिए ये भी ऐसा होगा। तो प्रमेय 6.1 है आपकी, इसको पढ़ो। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो भाई, दो रेखाएं हमने ले ली, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD। यहां पे ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण बराबर होता है, क्योंकि हम शीर्षाभिमुख कोण, आपको पता है ये वाला कोण, ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। पर यहां पे हमें सिद्ध करना है कि ये बराबर भी होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे आप इस रेखा को देखो, CD और A को, मतलब इतना पोर्शन आप उठा लो, ये वाला, ठीक है, CD है और यहां पे A है, और ये कैसी रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या है, रैखिक कोण युग्म है, और इन दोनों का योग क्या होगा, 180 होता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि कोण AOC प्लस ये वाला कोण AOD, ये होगा 180। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। और उसी तरीके से आप ये वाली चीज देखो, AB और D, इसको मैं इधर बना लेता हूं, ये है AB और ये D, और ये भी क्या है, एक रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक कोणों का युग्म बन रहा है। तो यहां पे भी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या होगा, 180 होगा। तो कोण
ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर होगा 180 अंश। और फिर इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और दोनों क्या है, इधर क्या है 180 180 है, मतलब दोनों कोण 180 के बराबर हैं, तो यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और यहीं से आपका एक समीकरण सा बन जाएगा, कोण AOC प्लस AOD बराबर होगा AOD प्लस DOB, और जहां से AOD कैंसिल हो जाएगा और यहीं से आपका सिद्ध हो जाएगा AOC बराबर DOB। तो ये जो रैखिक समीकरण युग्म हमने दिया, ये कहां से दिया, अपगृहित से दिया, अपगृहित 6.1 से, क्योंकि वो सच्ची घटना वो गलत नहीं हो सकती है, इसीलिए हम पढ़ते हैं अपगृहित। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ में लिखेंगे क्योंकि ये रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, रैखिक कोण युग्म है, सॉरी रैखिक कोण युग्म है। तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, और इसी तरीके से फिर आप इस वाले कोण के लिए भी करोगे और उससे हम वो भी सिद्ध कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आपको प्रमेय किस तरीके से करनी है। तो ये डायग्राम आपको दिख ही रहा है अच्छे से, ठीक है। दिया है, क्या दिया गया, AB व CD दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं क्योंकि इसने बोला है कि परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये तो हमको पता ही है कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार चार कोण बनेंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये बन रहे हैं, ये तो दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AOC यानी कि ये वाला कोण, BOD यानी कि ये वाले कोण के बराबर है, और दूसरी बात है AOD यानी कि ये वाला कोण बराबर है BOC, इस वाले कोण के बराबर, ये हमें सिद्ध करनी है। उत्पत्ति हमने क्या की है, जैसे ये चीज मैंने यहाँ पे बताया ना, तो किरण OA रेखा CD पर खड़ी है, हाँ जी, ये CD पे OA क्या है, खड़ी है, रैखिक युग्म अपगृहित से, अभी हमने पढ़ा ना अपगृहित ऐसी होती तो उनका योग क्या होता है 180 होता है, ये हमने पहला समीकरण बना लिया। इसी प्रकार AOD, ये AB क्या है, AB भुजा पे रेखा पे OD खड़ी है, तो इससे हमने क्या कर लिया AOD प्लस BOD, ये वाला कोण 180, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है 180, ये दूसरा समीकरण बन गया। और फिर अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर लिया, बराबर में रख लिया, क्योंकि दोनों 180 थे भाई, दोनों 180 थे तो दोनों आपस में बराबर भी होंगे, और वहां से फिर AOD कट गया, आपका AOC बराबर BOD हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरे वाले पेयर में भी AOD बराबर BOC हो जाएगा।